दीपक सिंह। बोला धीम और ऐसे ठीक ठीक है ना। रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। आवाज जा रही है। ठीक मार्शल चाहिए ना एक मिनट। आवाज जा रही है। बच्चों आज का टॉपिक, आवाज जा रही है बच्चों? आवाज सुनाई दे रही है आपको? राहुल ये बंद की है शायद, है नहीं? साउंड बंद की। ठीक। तो 1857 से 1947 तक का आपको आज समझना है, क्योंकि 1857 क्रांति संबंधित टॉपिक जो है हम 2 दिन में पढ़ा चुके आप लोगों को। अब 1857 क्रांति के पश्चात जो और टॉपिक है उनका अध्ययन कराना है। क्यों गंभीर? घड़ी देखिए या टाइम देखिए। मोबाइल में टाइम दिख रहा होगा, टच कर देंगे तो आ जाएगा। टच बढ़ता है। ओके ओके। कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हुई जिनके परिणाम स्वरूप भारतीय इतिहास का परिदृश्य बदल गया। यानी क्या क्या हुआ? एक संवैधानिक विकास हुआ, दूसरा पुनः जागरण हुआ, तीसरा राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, चौथा राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना का प्रयास किया गया। तो बच्चों आज इसी संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम किस प्रकार से आगे बढ़ा, इसी संदर्भ में आगे बढ़ना है। क्योंकि जब देश में 1857 क्रांति हुई और अंग्रेजों ने एक पक्ष का समर्थन किया, दूसरे पक्ष का विरोध किया, तो जिसके परिणाम स्वरूप देश में राष्ट्रीय संस्थाओं की मांग होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक संस्थाओं की स्थापना हुई और उन सभी संस्थाओं में एक अखिल भारतीय संस्था के रूप में कांग्रेस की स्थापना हुई।
तो कांग्रेस की स्थापना बच्चों, कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, किस प्रकार हुई, आज ये हम लोगों को समझना है। सर्वप्रथम कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में एक अंग्रेज अधिकारी ये वो ह्यूम थे, जिनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनके जो है एक सिविल अधिकारी थे और उस पोस्ट से रिटायर्ड होने के पश्चात इनके मन में ये विचार आया कि एक अखिल भारतीय संस्था की स्थापना की जाए, जिससे भारतीयों की समस्याओं को समझा जा सके, उनका निराकरण किया जा सके। इसी के परिणाम स्वरूप ह्यूम ने भारत के विभिन्न भागों में घूमकर भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग से संपर्क स्थापित करने के पश्चात एक अखिल भारतीय संस्था की स्थापना का प्रयास किया और सभी भारतीयों को इकट्ठा करके कांग्रेस की स्थापना की। क्योंकि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में होना वाला था, अतः पूना में प्लेग फैल जाने के कारण इसका जो अधिवेशन बंबई में स्थापित हुआ। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के वालिया टैंक मैदान के पास स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। क्योंकि इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस रखा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, जिसका दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। दादा भाई नौरोजी के कहने पर इस संस्था का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, थे। और इसमें कुल जो है सदस्यों की संख्या 72 थी। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 72 थी। 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया और 72 सदस्यों में से 7 सदस्य जो है आज के उत्तर प्रदेश के थे। यानी उस समय आज का उत्तर प्रदेश उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, संयुक्त प्रांत और अवध। तो संयुक्त प्रांत और अवध के जो है 7 सदस्य प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस में पहले कांग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे। इस प्रकार से चूंकि ह्यूम का उद्देश्य यही था कि भारतीयों के मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जिस प्रकार 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों को पता नहीं चला और एक बहुत ही अंग्रेज राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जिसे दबाने के लिए अंग्रेजों को बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा। अतः इसी उद्देश्य के तहत कि भारतीयों की समस्या क्या है और भारतीय जनमानस में कौन कौन सी
परेशानियां हो रही हैं, उन सभी बातों में पर जो है साल में एक बार विचार विमर्श किया जाए और उन समस्याओं सरकार के समक्ष रखा जाए। इसी उद्देश्य से ये ह्यूम ने एक अखिल भारतीय संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीयों की समस्याओं को अंग्रेज सरकार के समक्ष रखना था। प्रारंभ में गवर्नर जनरल, उस समय जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो गवर्नर जनरल डफरिन ने इसका समर्थन किया, लेकिन धीमे धीमे कर जब पहला अधिवेशन बंबई में हुआ, बंबई के पश्चात फिर कलकत्ता हुआ, मद्रास हुआ। दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, जो कलकत्ता में हुआ। फिर तीसरा मद्रास में हुआ, चौथा इलाहाबाद में हुआ। तो इलाहाबाद अधिवेशन तक आते आते ब्रिटिश सरकार का जो प्रतिनिधि थे, उनका मन जो है बदलने लगा और कांग्रेस के प्रति डफरिन का व्यवहार और स्वभाव में परिवर्तन आ गया। अब वह जो है डफरिन कांग्रेस के लिए कहने लगा कि यह जो है एक अल्पसंख्यक समुदाय का नेतृत्व करने वाली संस्था है। इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार के जो हितैषी सरकारी तंत्र जो कांग्रेस का हितैषी था, अब वह विरोधी हो गया और तुष्टीकरण की नीति और विरोध की नीति के परिणाम स्वरूप उसने कांग्रेस को हिंदुओं की संस्था करार दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आगे चलकर एक अन्य वर्ग के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, जिसे ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश अधिकारियों ने पूर्ण समर्थन दिया और इसी समाज को तोड़ने यानी फूट डालो और राज करो की नीति के तहत आगे चलकर एक देशव्यापी आंदोलन चला और भारत तो आजाद हुआ, लेकिन इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप दिक्कतें आई। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंत में हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो सांप्रदायिक सौहार्द था, वो सौहार्द बिगड़ गया और देश को एक विभीषिका का सामना करना पड़ा। 1947 में देश तो आजाद हुआ, लेकिन पाकिस्तान के भारत के विभाजन के साथ और पाकिस्तान राज्य के निर्माण के साथ ये हुआ। तो कांग्रेस ने कैसे विकास किया और कांग्रेस कैसे एक अखिल भारतीय संस्था हो गई, इस संदर्भ में आज अध्ययन करना है। इसके अतिरिक्त जो और अन्य राष्ट्रीय घटनाएं घटी, उनके संदर्भ में भी आप लोगों को सूचित करना है, आपको बताना है। तो देखो बच्चों, कांग्रेस से संबंधित जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और उनसे संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब रहे? तो गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष सिर्फ एक बार रहे, 1924 में बेलगांव अधिवेशन के समय। इसके बाद उन्होंने कभी भी अध्यक्ष का पद नहीं लिया। पहली जो है महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो 1917 में बनी। ध्यान से सुनना बच्चों, 1917 में पहली महिला कांग्रेस अध्यक्षा सरोजिनी नायडू थी और इसके पश्चात प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी, जो 1925 में बनी। इसके पश्चात तीसरी महिला श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता थी और फिर इंदिरा गांधी कांग्रेस की स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस की अध्यक्षा रही। इसमें कांग्रेस का एक जो है 1929 का लाहौर अधिवेशन प्रमुख है, जिसमें पहली बार लाहौर नदी के किनारे पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पहली बार
भारतीय स्वतंत्रता की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और ये सौगंध खाई गई थी कि अब से हम जो है अपना 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अतः 26 जनवरी से ही प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस प्रकार से 1929 का, 1931 का सरदार वल्लभ कराची अधिवेशन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ, लाहौर अधिवेशन 44वां था, कराची अधिवेशन 45वां अधिवेशन था, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में लड़ा गया, नेतृत्व में हुआ था। उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और यहीं पर क्योंकि इस समय कराची अधिवेशन होने से पहले ही 3 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। अतः बहुत से भारतीयों ने गांधी जी को देखकर उनका विरोध किया, काले झंडा दिखाकर उनका विरोध किया। इसी अधिवेशन में आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी कांग्रेस के पटल से। और इसी में कराची अधिवेशन में ही गांधी जी ने पहली बार कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। इस प्रकार से 2 अधिवेशन और महत्वपूर्ण है। 1937 का हरिपुरा अधिवेशन जिसमें सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है 1938 का त्रिपुरी अधिवेशन कांग्रेस का, जिसमें गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के विरोध में अपना अनुयायी, अपना प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारमैया को बनाया। पट्टाभी सीतारमैया तो सुभाष चंद्र बोस ने 80 मतों से हरा दिया। अतः इस प्रकार से गांधी जी को ये लगा कि हमारी नैतिक हार है और उन्होंने कांग्रेस से अलग हो गए। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने सुभाष चंद्र बोस का साथ नहीं दिया और सुभाष चंद्र बोस ने भी कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया था। अतः ये कांग्रेस में कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस प्रकार से कांग्रेस में क्योंकि 1907 में एक ऐसा घटनाक्रम आया कि जो कांग्रेस का पतन प्रारंभ हुआ, कांग्रेस का टूटना प्रारंभ हुआ। तो पहला कांग्रेस में विघटन 1907 में प्रारंभ हुआ, जब जो है स्वशासन, स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा आदि से संबंधित जो प्रस्ताव पारित किए गए थे, रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और कुछ जो है इसमें गरम दल वाले, जिनका नेतृत्व लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल कर रहे थे, जबकि नरम दल में के जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा आदि लोग थे, वो नरम दल के थे। अतः गरम दल वाले चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। और बाल गंगाधर तिलक का ये कहना था कि जो मांगे हैं वो हमें सरकार समक्ष रखना चाहिए, लेकिन नरम दल वालों ने उनकी बातें नहीं मानी। अतः इसी बात पर दोनों गुटों में लड़ाई हुई और अंत में कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो सूरत में हुआ था। इसे सूरत फूट के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। अतः अब जो है कांग्रेस की नीतियां कुछ प्रभावित हुई, कुछ जनादेश उनका घटा, लेकिन अब तक जो है कांग्रेस में कुछ समय पश्चात 1914 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे और जनवरी 1915 में भारत आए। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए थे, सबने अवज्ञा आंदोलन किया और भी आंदोलन किए, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ गांधी जी की महिमा मंडल इतना हुआ कि गांधी जी को एक नेता के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अतः
गांधी जी जब भारत आए तो उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश करने का विचार रखा। तो गांधी जी अब अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। तथा गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर महात्मा गांधी ने 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण किया, भारतीय लोगों को समझा, भारतीय जनमानस की समस्याओं समझा, भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक धार्मिक स्थिति को समझा। इसी के परिणाम स्वरूप जो गांधी जी ने भारत को अपनी आंखों से देखा, संपूर्ण भारत को, तो जनमानस की के मन में जो बैठ बनाने की जो स्थिति थी, जो सिर्फ उस समय कांग्रेस का एक ही नेता था जो जननायक था, जिसे लोकमान्य कहते थे, जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के पश्चात वास्तव में यदि कोई जननायक हुआ कांग्रेस का अखिल भारतीय स्तर पर बाल गंगाधर तिलक से भी बड़ा, तो वो थे महात्मा गांधी, जिन्होंने जनता की मनोभाव को समझा और जनता के मनोभावों के अनुकूल अपने आप को ढालकर जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए प्राण प्रण से तैयार हो गए। पता आप देखिए महात्मा गांधी बच्चों, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी 3 भाई थे, अतः गांधी जी महात्मा गांधी जी सबसे छोटे थे। अपनी पढ़ाई करने के लिए जब यानी 13 वर्ष की जब अल्पायु हुई थी, उस समय इनका विवाह कर दिया गया और अध्ययन अध्यापन के लिए कुछ समय पश्चात बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए ये जो है लंदन भेजे गए। 1893 में लंदन गए और लंदन से पढ़ाई करने के पश्चात भारत लौट आए। लेकिन बम्बई गुजरात में इन्होंने प्रैक्टिस की, वकालत की, बैरिस्ट्री की, वो सफल नहीं हो पाई। इसी बीच एक जो है केस आया दक्षिण अफ्रीका का, अब्दुल्ला सेठ का। उस केस को सुलझाने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। 1893 में ही गए थे। 1893 से पहले बैरिस्ट्री पास कर ली थी और 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए और फिर जो है दक्षिण अफ्रीका से एक विजेता के रूप में और एक नायक के रूप में गांधी जी ने जो वहाँ कार्य किए। गांधी इंडियन ओपिनियन पत्र चलाया, भारतीयों की समस्या निराकरण किया। वहाँ पर जो रंग भेद नीति थी, भारतीयों के साथ जो अमानुषिक व्यवहार किए जाते थे, जो काले कानून बनाए गए थे दक्षिण अफ्रीका में, उन सभी के खिलाफ गांधी जी ने आवाज उठाई और उस आवाज उठाने के कारण अंग्रेजों ने फिर धीमे धीमे करके इस बात को समझा कि सुधार जो है मानवीय दृष्टिकोण से किए जाए। अतः उन्होंने जो बुरे कानून थे उन कानूनों को हटा दिया। भारतीयों को एक जो है अच्छा वातावरण देने के पश्चात जब दक्षिण अफ्रीका में कार्य समाप्त हो गया तो गांधी जी भारत आए। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने फीनिक्स आश्रम, टॉलस्टॉय फार्म नामक 2 संस्थाएं या आश्रम स्थापित किए थे जहां पर वो रहते थे। वहीं पर उन्होंने बहुत सी चीजों का अध्ययन किया, बहुत से विचारों का अध्ययन किया, जिसमें टॉलस्टॉय के विचारों को पढ़ा, जॉन रस्किन की अनटू द लॉस्ट नामक पुस्तक पढ़ी, द किंगडम ऑफ विद इन माई हार्ट नामक पुस्तक भी पढ़ी इन्होंने। डेविड थोरो का डिसओबीडियंस नामक सिद्धांत भी पढ़ा। इस प्रकार से एक भारतीय रामचंद्र, उसका भी इन्होंने विचारों को आत्मसात किया। इन सभी का समन्वय था कि गांधी जी जो है अहिंसा
के पुजारी हो गए, सत्य व अहिंसा के पुजारी हो गए। और सत्य अहिंसा को भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाले, बल्कि विश्व इतिहास में इस्तेमाल करने वाले एकमात्र महानायक के रूप में गांधी जी का उदय हुआ। गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा को एक हथियार के रूप में उपयोग किया और अपने कुछ सिद्धांत दिए। गांधी जी ने सत्य अहिंसा साधन साध और आदि ऐसे सिद्धांत दिए। सर्वोदय नामक सिद्धांत दिया। सर्वोदय का मतलब है जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है, उसी प्रकार से यानी हमारे ऋग्वैदिक ऋषि मुनियों ने एक वैश्विक संकल्पना स्थापित की थी जिसका नाम था वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम यानी समस्त विश्व ही हमारा कुटुंब है। जिस प्रकार से कुटुंब एक परिवार में हम सब रहते हैं, सुख से, संपन्नता से, खुशहाली से और सबके कल्याण की भावना से कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार से समस्त विश्व भी हमारे लिए कुटुंब के समान है। हमें उसी प्रकार से रहना चाहिए। इसी भावना से प्रेरित होकर गांधी जी ने आगे कार्य किया। और उसी प्रकार से जब बौद्ध धर्म आया, बौद्ध युग प्रारंभ हुआ, तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की प्रेरणा और एक संकल्पना समाज में आई जो महात्मा बुद्ध ने दी कि बहुजन हिताय यानी बहुत जनों का हित, बहुजन सुखाय बहुत जनों का सुख के तहत ही हमें कार्य करना चाहिए। वह कार्य करना चाहिए जिससे बहुत लोगों को सुख मिले, बहुत लोगों का हित हो। इसी संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए गांधी जी ने सर्वोदय नामक संकल्पना दी। सर्वोदय सर्वोदय का मतलब है यानी समाज के सभी वर्गों का उदय, समाज के सभी वर्गों का इसमें पार्टिसिपेंट हो, यानी समाज के प्रत्येक वर्ग तक विकास पहुंचना चाहिए। समाज का कोई भी वर्ग विकास की भावना से अछूता ना रहे। गांधी जी की यह जो संकल्पना है विश्व इतिहास में, विश्व दर्शन में, विश्व विचारधारा में सर्वांगीण और सर्वोपरि है। यह संकल्पना आज ही प्रासंगिक है, क्योंकि अगर समाज के प्रत्येक वर्ग को इसमें जोड़ दिया जाए, सभी के विकास पर ध्यान दिया जाए, तो समाज से अराजकता और समाज विरोधी जो विसंगतियां हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी और प्रत्येक राष्ट्र का उत्थान एवं विकास होगा। संसार एक उन्नतिशील स्थिति में पहुंच जाएगा। गांधी जी इसी यानी जब समाज के प्रत्येक वर्ग तक विकास पहुंचे, समाज के प्रत्येक वर्ग का उदय हो, विकास हो, तो इसी संकल्पना को बढ़ाते हुए उन्होंने राम राज्य की अवधारणा स्थापित की थी। राम राज्य यानी राम राज्य का मतलब है ऐसा राज्य जहां पर सभी वर्गों को सुख सुविधा प्राप्त हो, जहां किसी भी प्रकार की जातिगत, धार्मिक व मनस्ता स्थापित ना हो। इस प्रकार की संकल्पना गांधी जी ने स्थापित की। तो गांधी जी साधन और साध्य, सत्य अहिंसा, अस्ते अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, साधन साध्य की संकल्पना को भारतीय विचारधारा के पटल पर लाए। गांधी जी का कहना था कि यदि आपका साधन भी
अच्छा है और साध अच्छा नहीं है तो आगे चलकर आपको फल अच्छे नहीं मिलेंगे। यानी कि यदि आपका उद्देश्य राष्ट्र की स्वतंत्रता से संबंधित है और आप हथियार हिंसा के माध्यम से राष्ट्र को स्वतंत्र कराएंगे तो इसका परिणाम राष्ट्र के हित में नहीं होगा। अतः गांधी जी ने साधन के रूप में अहिंसा का प्रयोग किया। इस अहिंसा के लिए उन्होंने कहा अहिंसा सत्याग्रह के माध्यम से की जाए। और एक सत्याग्रही के का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए कि वह विरोधी के मन में प्रेम उत्पन्न करे, घृणा उत्पन्न ना करे, विरोधी के समक्ष अपनी मांग मनवाने के लिए प्रयास करे, लेकिन उसके मन में किसी प्रकार की घृणा उसके विरोधी के प्रति नहीं होना चाहिए। चाहे वो लाठी डंडे खाए, लेकिन किसी भी प्रकार का विरोधी के प्रति भाव, घृणा का भाव उत्पन्न ना हो। यानी प्रेम से ही जगत को जीता जा सकता है। आग्रह अनुग्रह सत्याग्रह के माध्यम से ही जो है हम अपने सही ध्येय, सही लक्ष्य, सही साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम बबूल का बीज बोएंगे तो आम की खाने की हम इच्छा उत्पन्न नहीं कर सकते, आम को प्राप्त नहीं कर सकते। जाहिर है कि साधन भी हमारा शुद्ध हो और साध्य भी हमारा शुद्ध हो, तभी हम अच्छे साधन के द्वारा अच्छे साधनों को प्राप्त कर सकते हैं। गांधी जी ने कहा कि साध हमारा कितना भी अच्छा हो, हर आदमी इस संकल्पना में रहता है कि हमारा जो है साध अच्छा है, साधन हम कैसे भी उपयोग कर लें। तो गांधी जी ने कहा एक बात गलत है, क्योंकि साध्य के साथ साथ हमारे साधन यानी उस साध्य को प्राप्त करने के लिए हमारे साधन भी उचित होना चाहिए। और वो साधन क्या है? वो साधन है सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा को परिवर्तित कर दिया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में 1916 का युग भी महत्वपूर्ण है, जब गरम दल और नरम दल मिल गए। और 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, उस मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ समझौता हुआ, जिसके तहत लीग और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय हितों के लिए एक ही स्थान पर जो है अपने अपने अधिवेशन चलाएंगे और भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करेंगे, एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे। अतः ये जो है मुस्लिम लीग को मान्यता देने का जो कांग्रेस ने कार्य किया, वो आगे चलकर भारत के विभाजन के लिए कार्यकारी अहितकारी सिद्ध हुआ। मदन मोहन मालवीय ने मुस्लिम लीग के साथ समझौते की आलोचना की थी, जिसका परिणाम हम 1947 में देखते हैं। बच्चों, अब ये घटनाओं के साथ साथ अब गांधीवादी युग में क्या घटनाएं हुई उसके संदर्भ में हमें अध्ययन करना है। गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलनों में से हम समझे कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे मोड़ा। तो सबसे पहले गांधी जी द्वारा चला गया आंदोलन था चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। दूसरा है अहमदाबाद, मिल आंदोलन। तीसरा खेड़ा आंदोलन। चौथा है असहयोग आंदोलन।
पांचवा है सघन अवज्ञा आंदोलन। और छठवां है भारत छोड़ो आंदोलन। तो सबसे पहले 1917 में गांधी जी ने आंदोलन भारत में जो चलाया, सत्याग्रह किया, वो था चंपारण सत्याग्रह। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जब गांधी जी सम्मिलित हुए तो यहीं पर लखनऊ अधिवेशन में रामचंद्र शुक्ल, बिहार का जो एक व्यक्ति था रामचंद्र शुक्ल, क्या नाम था, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल गांधी जी से मिले। तो गांधी जी को उन्होंने बिहार की परिस्थितियों के बारे में बताया, बिहार के किसानों की दुर्दशा के बारे में बताया। गांधी जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि हम बिहार में जाके उस स्थिति को देखेंगे और समझेंगे कि तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है और वास्तव में क्या स्थिति है। अतः गांधी जी 1917 में बिहार के चंपारण स्थान पर गए। जब अंग्रेजों को यह बात पता चली कि गांधी चंपारण आने वाले हैं तो उन्होंने गांधी जी के चंपारण आने पर रोक लगा दी। लेकिन गांधी जी ने अंग्रेजों की विरोध करते हुए चंपारण पहुंचे। वहां पर उन्होंने किसानों की दुर्दशा को अपनी आंखों से देखा और समझा कि अंग्रेज नील मालिक किसानों का शोषण कर रहे हैं, उनसे जबरदस्ती नील की खेती कराते हैं, उनका शोषण करते हैं और उन्हें एक मुआवजा भी शुद्ध मुनाफा नहीं देते बल्कि पूरा मुनाफा खुद ले लेते हैं। किसानों की स्थिति निर्धन की निर्धन बनी रहती है। अतः इससे जो है तिनकठिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें एक तिहाई भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था और अंग्रेज जो नील मालिक थे वह जो है किसानों के साथ, भारतीय किसानों के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे, जिसके तहत उन्हें इतनी खेती पर, एक तिहाई खेती पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था और पहले से ही उसके भाव निर्धारित कर देते थे, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों को कोई विशेष फायदा नहीं होता था। अतः किसानों की दुर्दशा को देखकर गांधी जी ने अंग्रेजों के समक्ष मांग रखी। अंग्रेजों ने उनकी बात नहीं मानी तो गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह किया। अतः अंग्रेजों ने जब बात समझी तो उन्होंने एक कमीशन बैठाया। उस कमीशन में गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। उस कमीशन ने जांच की तो जांच में पता चला कि वास्तव में जो किसानों का शोषण हो रहा है यह एक अनुचित है और किसानों को उनका हक दिया जाए। अतः किसानों को एक उचित मुआवजा दिया गया, किसानों के साथ मानवीय व्यवहार किया गया। अंग्रेजों ने अपनी गलती स्वीकार की। इसके पश्चात चंपारण में गांधी जी की विजय हुई और चंपारण विजय के पश्चात गांधी जी का नाम जो है अखिल भारतीय स्तर पर अखिल भारतीय नेता, एक जननायक नेता के रूप में उभर कर सामने आया। और इसी प्रकार से आगे की कड़ियां और श्रृंखला जुड़ती चली गई। धीमे धीमे करके कांग्रेस गांधीमय हो गई और गांधी कांग्रेसमय हो गए। यानी कि अब देश की जो भी समस्याएं हुई
वो बिना गांधी की सलाह मशवरा के नहीं होती थी। तो देखिए, चंपारण में सफलता के पश्चात अहमदाबाद मिल आंदोलन गांधी जी ने 1918 में चलाया, क्योंकि उस समय प्लेग फैला हुआ था। अतः प्लेग के कारण मिल मालिकों ने मजदूरों को अधिक बोनस दिया, लेकिन प्लेग की समस्या खत्म हो गई तो मिल मालिकों ने मजदूरों को बोनस देने से मना कर दिया। अतः गांधी जी ने जब ये बात समझी तो उन्हें लगा कि ये मिल मालिक जो है मजदूरों के साथ गलत कर रहा है, तो मजदूरों के हित के लिए उन्होंने यहाँ आंदोलन चलाया। अंत में मिल मालिकों को झुकना पड़ा और वो जो है कुछ सहूलतें मजदूरों को देने के लिए तैयार हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप अहमदाबाद मिल आंदोलन भी गांधी जी के सफल नेतृत्व में संपन्न हुआ। आगे खेड़ा आंदोलन एक किसान आंदोलन था, जहां पर किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी और किसान और अंग्रेज सरकार उनसे जबरदस्ती टैक्स ले रही थी। अतः गांधी जी ने खेड़ा, गुजरात के खेड़ा नाम के स्थान पर जाकर किसानों की समस्या समझा और आंदोलन चलाया। अंत में यहाँ भी गांधी जी को सफलता मिली और अंग्रेज सरकार किसानों को बढ़ा हुआ कुछ टैक्स देने के लिए तैयार हो गई। इस प्रकार से ये घटना घट रही थी और तभी जो है 1919 के दशक में कुछ और घटनाएं घट गई भारत में, जिन्होंने राष्ट्रीयता के विकास में योगदान दिया। 1919 में रोलक एक्ट आया। रोलक एक्ट यानी सिडनी रोलक के नेतृत्व में एक एक्ट बना, जिसका उद्देश्य था कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जो कोई भी गतिविधि है, अगर संदिग्ध परिस्थितियों में भी कोई व्यक्ति यदि ये पकड़ा जाता है, किसी पर शक होता है, तो उसे सरकार पकड़ सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, जेल में डाल सकती है और इस संबंध में किसी प्रकार की किसी भी व्यक्ति की अपील को, दलील को नहीं सुना जाएगा। अतः रोलक एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया, जिसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चला। इसी आंदोलन के लिए गांधी जी ने अखिल भारतीय सत्याग्रह और अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया। अखिल भारतीय एक हड़ताल का आयोजन किया। जब गांधी जी जो है डॉक्टर सत्यपाल और स्वामी सिद्धानंद के कहने पर पंजाब जा रहे थे, तभी पलवल के पास गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अतः उसी समय पंजाब में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। अतः ये सब घटनाओं के परिणाम स्वरूप वहाँ के जो नेता लोग थे, उन्होंने एक शांति सभा बुलाई जो जलियांवाला नामक बाग में आयोजित हो रही थी। उसी जलियांवाला बाग में माइकल ओडायर ने निहत्थे जनता पर गोलियां चलवा दी। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप एक अखिल भारतीय स्तर पर अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी असंतोष व्याप्त हो गया। और हालांकि अंग्रेजों ने माइकल ओडायर को समर्थन किया, उसको नौकरी से तो हटा दिया गया, लेकिन ब्रिटिश संसद ने उसे मान का शेर कहा, ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा, उसे जो है कुछ धन भी अर्पित किया लॉर्ड सभा ने। इस प्रकार से ऐसा व्यक्ति जिसे जो है निर्दोष लोगों का खून बहाने का कोई अधिकार नहीं था, ऐसे व्यक्ति को ब्रिटिश संसद ने पुरस्कृत किया, पारितोषिक दिया। तो ये जो घटना है भारतीय लोगों के लिए एक प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ती चली गई। इसी बीच गांधी जी ने
खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। 1919 में खिलाफत आंदोलन, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध (1914 से 1919 के बीच लड़ा गया। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने तुर्की के खिलाफ युद्ध लड़ा था, और जब समाप्त हो गया तो अंग्रेजों ने मुसलमानों को ये आश्वासन दिया था कि वो तुर्की के खलीफा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो अंग्रेजों ने खलीफा को ही पद से हटा दिया। अतः भारतीय मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। इस अवसर का लाभ महात्मा गांधी ने उठाना चाहा। एक अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनाई गई। मोहम्मद अली, शौकत अली आदि ने जो है खिलाफत आंदोलन नेतृत्व किया, और गांधी जी को इसका जो है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व प्रदान कर दिया। इलाहाबाद में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मांग को स्वीकार किया, और इसी के परिणाम स्वरूप भारत में गांधी जी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन, जो 1920 में प्रारंभ। बच्चों, भारत में पहला राष्ट्रव्यापी अखिल भारतीय आंदोलन असहयोग आंदोलन था। गांधी जी के नेतृत्व में प्रत्येक जनमानस ने इसमें भाग लिया। अतः यह आंदोलन कुछ जगह जो है 1920 से प्रारंभ हुआ, 1-2 वर्ष तक चलता रहा। अंत में एक घटना के कारण जब आंदोलन अपने उत्कर्ष पर था, जब आंदोलन अपने चरम उत्कर्ष पर था, उस समय एक जो है संयुक्त प्रांत के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर एक घटना घट गई। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक घटना घट गई, जिसमें एक भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार सहित कुल 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। अतः गांधी जी को जब यह खबर लगी तो गांधी जी ने 22 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ना किसी से विचार विमर्श किया, ना किसी से कोई मंत्रणा की, ना वार्तालाप किया, और अपने विवेक के आधार पर 22 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया। अंग्रेजों ने इन सब कृत्यों के लिए गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें 6 साल की जेल की सजा सुनाई गई। असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण अनेक जो युवा वर्ग के कांग्रेसी नेता थे, उन्हें बड़ा असंतोष हुआ। उन्होंने गांधी जी की आलोचना की। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ऐसे समय जब जो है राष्ट्रीय आंदोलन अपने उत्कर्ष पर था, एकाएक उसे समाप्त करने का निर्णय लेना एक राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं था। लाला लाजपत राय और अन्य लोगों ने भी गांधी जी के इस निर्णय की आलोचना की, लेकिन गांधी जी अपनी बात पर अटक रहे। गांधी जी का कहना था क्योंकि जनता का उत्साह अब हिंसक हो चुका है, अतः हम चूंकि सत्याग्रह के माध्यम से जनता को जागृत करना चाहते हैं, तो सत्याग्रह के माध्यम से ही हम देश को आजाद कराना चाहते हैं, अपनी मांग सत्याग्रह के माध्यम से ही
अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं और जनता जो है अहिंसक माध्यम की जगह पर जब हिंसक हो गई तो ऐसी जगह पर आंदोलन का उद्देश्य भ्रष्ट हो गया। और गांधी जी का एक विचार और था कि कोई भी जन आंदोलन हो एक लंबे समय तक नहीं चल सकता, जनता का उत्साह ठंडा हो जाता है। अतः जनता में नई ऊर्जा के लिए जरूरी है कि पुराने आंदोलनों समाप्त करके कुछ समय ठंडा रहने के पश्चात पुनः से नए सिरे से फिर एक आंदोलन खड़ा कर दिया जाए जो नए जोश, नए उत्साह और दूने वेग से जो अंग्रेजों के खिलाफ कार्य करेगा। अतः असहयोग आंदोलन अपने उद्देश्य में तो सफल हुआ, लेकिन गांधी जी ने जो वादा किया था असहयोग आंदोलन के समय कि मैं 1 वर्ष में देश को स्वराज दिला दूंगा, वह जो है उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं हो सका। लेकिन एक उद्देश्य जरूर सफल हुआ कि यह इस आंदोलन ने भारत के प्रत्येक कोने कोने तक जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का कार्य किया। वास्तव में अभी तक अंग्रेजों के खिलाफ या भारतीय इतिहास में करीब 1000 सालों के इतिहास में जब से विदेशी आक्रांता आए किसी ने भी अखिल भारतीय स्तर पर ऐसा कार्य नहीं किया था कि जो विदेशी सत्ता को खड़ने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर प्रत्येक जनता के जन के मन तक ये बात पहुंचा दे कि हमें इन विरोधियों को अपने देश से निकालना है, इन विरोधियों की नीतियों का विरोध करना है। अतः गांधी जी इस तरीके से अपने उद्देश्य में सफल हुए। हालांकि असहयोग आंदोलन के दौरान कुछ ऐसी भी चीजें हुई जैसे राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार होना, यानी असहयोग आंदोलन में 2 कार्य अपनाए गए, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक में राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय आंदोलन, स्वदेशी आदि को अपनाया गया और नकारात्मकता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार व विदेशी चीजों का के सामने धरना देना, विदेशी वस्तुओं का उपयोग ना करना, सरकारी नौकरियों को त्याग देना आदि जो है नकारात्मक चीजों में थे। जबकि सकारात्मकता में खादी बुनना, खादी पर कार्य करना, चरखा चलाना आदि भी कार्य जो है चले गए। जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस कर लिया तो वह रचनात्मक कार्यक्रम में लग गए और 1922 से गांधी जी ने, क्योंकि 1922 के पश्चात अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 1 या 2 वर्ष के पश्चात स्वास्थ्य खराब होने के कारण गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया था। अतः गांधी जी रचनात्मक कार्यक्रम में लग गए, राजनीति से दूर हो गए और वह जो है चरखा और खादी के प्रचार प्रसार में लग गए और ये रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से गांधी जी ने लोगों को रोजगार देने का और जो है स्व शिक्षा, स्वशासन और स्वदेशी अपनाने का कार्य किया। बच्चों, इस बीच क्योंकि असहयोग आंदोलन से कई साल पहले जब गांधी जी क्षितिज पर नहीं आए थे, उस समय 1905 में एक घटना घटी थी जिसे कहते हैं बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन ने ये निर्णय लिया कि बंगाल में सुशासन के लिए यह जरूरी है कि बंगाल चूंकि जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा प्रांत है, अतः इसका विभाजन कर दिया जाए जिससे यहाँ पर सही रूप से सुशासन संचालित हो सके। अतः हालांकि बंगाल विभाजन का उद्देश्य मुख्य रूप से हिंदू और मुसलमानों की जो राष्ट्रीयता थी, जो आपस का सौहार्द था, उसको नष्ट करना था। अतः जुलाई 1905 में
जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया। ध्यान दें बच्चों, जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का निर्णय लिया और बंगाल विभाजन का निर्णय जो है अक्टूबर 1905 में लागू कर दिया। अतः बंगाल विभाजन के दौरान कुछ चीजें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हुई, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा का विकास, स्वदेशी को बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा का विकास, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये सब आंदोलन बंगाल विभाजन के समय चले। और बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया, क्योंकि पूर्वी बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य ज्यादा था और पश्चिमी बंगाल में हिंदू जनसंख्या का अनुपात ज्यादा था। अतः बंगाल विभाजन का उद्देश्य वास्तव में हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ना था, जिसमें लॉर्ड कर्जन अंत में सफल नहीं हो पाया। और जब जनता का विरोध बढ़ता चला गया तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1911 में बंगाल विभाजन 1911 में बंगाल विभाजन लॉर्ड हार्डिंग ने लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और पुनः जो है बंगाल एक हो गया। इस प्रकार से अंग्रेज लोग अपनी नीतियों में सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो वैमनस्यता का बीज बोया वो इसी दौरान बोया गया, क्योंकि बंगाल विभाजन के दौरान 1847 क्रांति और बंगाल विभाजन, इस दोनों घटनाओं के दौरान अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि वास्तव में यदि हिंदुस्तान पर राज करना है तो उसके लिए महत्वपूर्ण है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डाल दो, यानी एक वर्ग को प्रोत्साहन दो और दूसरे वर्ग का विरोध करो। तो इसके जिसका परिणाम स्वरूप ये होगा, एक वर्ग को प्रोत्साहन दो, दूसरे वर्ग का विरोध करते रहो, तो जिसका परिणाम ये होगा कि अंत में एक वर्ग दूसरे वर्ग के खिलाफ हो जाएगा और अंग्रेज लोग अपनी नीति चलते रहेंगे, अपना शासन स्थापित करते रहेंगे। बच्चों, इसी आंदोलन के दौरान सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे। इसी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार बांग्ला सोनार नामक गीत लिखा, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। तो संसार के इतिहास में सिर्फ रविन्द्रनाथ टैगोर ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनका लिखे हुए दो गीत दो देशों के राष्ट्रीय गीत हैं। जनगण मन, जो 1911 में जो विभाजन रद्द किया गया और 1912 में जब जो है दिल्ली दरबार लगाया गया, तो 1912 में ब्रिटिश जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी जब भारत आए थे, तो सम्राट जॉर्ज पंचम के सम्मान में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये गीत लिखा था, जो जनगण मन अधिनायक जय हे के रूप में लिखा था, जो भारत का आज स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान है। जबकि आमा सोनार बांग्ला बांग्लादेश का
गान है। इस प्रकार से बंगाल विभाजन की पृष्ठभूमि ने आंग्ल राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बच्चों, अब क्योंकि हमने बताया कि असहयोग आंदोलन के समय जो है कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिससे राष्ट्रीय आंदोलन एक जनव्यापी आंदोलन हो गया था। लेकिन हमने एक चीज और बताई थी, जो सूरत फूट हुई। सूरत फूट के समय लाल बाल पाल के नाम से लाल बाल पाल के नाम से मशहूर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल एक गर्म दल के नेता थे। और हमने ये बताया कि उसमें बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के रूप में जाना जाता था। लोकमान्य की उनकी उपाधि थी, जिसे जनता ने दिया था। बंबई में प्रथम हड़ताल कराने वाले, प्रथम अखिल भारतीय हड़ताल कराने वाले नेता थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने अपने पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से, इनके दो प्रमुख पत्र थे मराठा और केसरी, मराठा और केसरी के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को एक गति प्रदान की और अंग्रेजों की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ लिखा। उन्होंने अंग्रेजों को औरंगजेब से तुलना की। अतः इसलिए वैलेंटाइन सिरोल, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक में लिखा था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो भारतीय अशांति का जनक है वो बाल गंगाधर तिलक, और यदि कोई संस्था है तो वो संस्था है आर्य समाज, जिसका संस्थापक था दयानंद सरस्वती। इस प्रकार से दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा। तो मराठा और केसरी दो पत्रों के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय आंदोलन गति दी, और इस गति को और मजबूती देने के लिए उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ करा दिया महाराष्ट्र में, जो जनता की सहयोगिता थी। लेकिन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन चलाया। यह बाल गंगाधर तिलक का आंदोलन महाराष्ट्र कर्नाटक तक था, लेकिन यह होम रूल आंदोलन को अखिल भारतीय आंदोलन बनाने के लिए एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन चलाया। तो ये होम रूल आंदोलन यानी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक दोनों का जो है एक ही उद्देश्य था, सुशासन। लेकिन बाल गंगाधर तिलक का क्षेत्र जो था वो महाराष्ट्र कर्नाटक था, जबकि एनी बेसेंट का क्षेत्र उत्तर भारत का क्षेत्र था, जहां पर एनी बेसेंट ने अपना होम रूल आंदोलन चलाया। होम रूल आंदोलन की लोकप्रियता के परिणाम स्वरूप इसी आंदोलन में के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल टेक इट। अतः और इसी होम रूल आंदोलन के कारण न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक दो पत्र जो है एनी बेसेंट ने चलाए थे। एनी बेसेंट इन पत्र कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से
कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया यानी बेसेंट के द्वारा 2 पत्र चलाए गए थे, जिनके माध्यम से वह अपने विचारों को जनता तक पहुंचाती थी। होम रूल आंदोलन की लोकप्रियता से यानी बेसेंट को लाभ हुआ और 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार से होम रूल आंदोलन ने भी स्वशासन, स्वशिक्षा और अपने बेसिक स्वशासन की आधारशिला रखी थी। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी जो कि 1875 में स्थापित थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक सदस्य थी और जिसकी स्थापना इस संस्था थियोसॉफिकल सोसाइटी का जब मद्रास के अडयार नामक स्थान पर मुख्यालय खोला गया तो कुछ समय पश्चात एनी बेसेंट इस संस्था के लिए जुड़ने के लिए भारत आई और फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वह जुड़ गई। इस प्रकार से होम रूल आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। और बच्चों देखिए, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन क्या था, इसकी क्या भूमिका रही राष्ट्रीय आंदोलन में, आज हमें समझेंगे। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में चलाया गया। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन क्या था, यह समझने के लिए ये जरूर है कि इसका प्रारंभ कैसे हुआ। तो वास्तव में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च किया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने गुजरात के साबरमती आश्रम से गुजरात के साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 से अपने 72 चुने हुए अनुयायियों के साथ, सॉरी 78, अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ यात्रा प्रारंभ की। यह यात्रा 241 मील लंबी थी। 241 मील लंबी यात्रा में 78 अपने चुने हुए अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की और 6 अप्रैल और 5 अप्रैल को दांडी पहुंच गए। 5 अप्रैल को पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून तोड़ दिया, जिस पर ब्रिटिश सरकार अपना आधिपत्य स्थापित किए हुए थी। यह दांडी जो है गुजरात के नौसारी नामक स्थान पर स्थित है ये दांडी। अतः सिविल सर्विसेज की परीक्षा में कई बार पूछा गया कि दांडी कहाँ है, तो गुजरात के नौसारी जिले में
दांडी स्थापित है। यहीं समुद्र किनारे 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सुबह के समय एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ दिया। इसी के साथ, इस नमक सत्याग्रह के साथ सबनावज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। देश के विभिन्न भागों में नमक कानून तोड़े गए और जहां समुद्र का किनारा नहीं था वहां वन कानून तोड़े गए और कुछ प्रांतों में टैक्स यानी कर न अदायगी का भी आंदोलन चलाया गया। जैसे संयुक्त प्रांत में कर न अदा करने का आंदोलन भी चलाया गया। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के प्रांतों में वन कानून तोड़े गए। इस प्रकार से सबनावज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया दूसरा अखिल भारतीय आंदोलन था। यह आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें पहली बार महिलाओं ने भी भाग लिया। ध्यान से सुनना बच्चों, सबनावज्ञा आंदोलन ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भी भाग लिया। इसमें जब इंदिरा गांधी छोटी थी तो सबनावज्ञा आंदोलन में उन्होंने अपनी एक बानर सेना बनाई थी, बच्चों की एक सेना बनाई थी और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। एक चीज बात यह है। दूसरी बात, सबनावज्ञा आंदोलन के दौरान ही खुदाई खिदमतगार यानी खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से मशहूर, जिनका वास्तविक नाम खान अब्दुल गफ्फार खान था, जो पठान थे, बलूचिस्तान के पठान थे, पाकिस्तान के प्रांत के पठान थे। उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसे खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि लाल कुर्ता पहनते थे ये लोग। और इस पर चंद्र सिंह गढ़वाली ने इन लोगों पर बंदूकों गोली चलाने से मना कर दिया था। चंद्र सिंह गढ़वाली को अंग्रेजों ने सेना से हटा दिया था और उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। अतः खुदाई खिदमतगार ने भी सबनावज्ञा आंदोलन में अपना भाग दिया, अपना योगदान दिया। और इस आंदोलन की भयावहता यह थी कि ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश प्रशासक हिल गए। अतः उन्होंने यह निर्णय लिया कि सबनावज्ञा आंदोलन को भारत में समाप्त किया जाए। अतः उस समय जो वायसराय थे, जिनका नाम था लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से समझौता किया, जिसे लॉर्ड इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता कहते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1930 को हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1930 को हुआ। लेकिन सबनावज्ञा आंदोलन में जो है अनेक ऐसी घटनाएं घटी थी, जैसे स्त्रियों का प्रवेश, नारियों का आंदोलन प्रवेश होना। सबनावज्ञा आंदोलन के दौरान ही राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, डाकघर जलाए गए, विदेशी वस्तुओं को जलाया गया। इस प्रकार से सबनावज्ञा आंदोलन की विभीषिका को देखकर सरकारी कर्मचारियों ने अपनी अपनी नौकरियों से त्याग पत्र दे दिया। इस प्रकार से एक बात ये थी कि ब्रिटिश प्रशासन को असहयोग प्रदान करना, जिससे कि उनकी जो व्यवस्थाएं वो ठप हो जाएं। अतः इस बात से भयभीत होकर लॉर्ड इरविन ने 5 मार्च 1930 को गांधी जी के समक्ष एक समझौता किया, जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुछ शर्तें गांधी जी ने स्वीकार की, कुछ इरविन ने भी
गांधी जी स्वीकार की, जिसमें से गांधी जी ने जो स्वीकार की वो ये थी कि गांधी जो है कांग्रेस अब सब नवज्ञ आंदोलन समाप्त कर देगी। दूसरा, कांग्रेस बेटे लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन है उस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तीसरी बात, पुलिस के द्वारा जो जातियां की गई हैं कांग्रेस उसकी मांग नहीं करेगी। और चौथी ये थी कि भारतीय लोग विदेशी दुकानों के सामने शांतिपूर्ण तरीके से धरने दे सकते हैं। इस प्रकार से इरविन समझौते में इरविन के की ये बातें स्वीकार की गई और इसी के तहत जो है अच्छा गांधी जी की कुछ बातें इरविन ने भी स्वीकार की कि नमक जो है भारतीय लोग नमक बना सकते हैं। भारत जो राजनीतिक बंदी है यानी जो हिंसक बंदियों को छोड़कर जो अन्य सिर्फ राजनीतिक बंदी हैं जो राष्ट्रीय आंदोलन जिन्होंने भाग लिया और इस कारण वो बंदी बनाए गए, जेलों में डाले गए। अतः इन लोगों को ब्रिटिश सरकार जो है रिहा जेलों से रिहा करेगी। इन बातों को लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया। लेकिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की सजा को गांधी जी माफ नहीं करा सके। इसलिए कुछ लोगों ने गांधी जी को 1931 में जो लाहौर में कराची में अधिवेशन हुआ बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, उसमें गांधी काले झंडे दिखाकर उन्हें जो है अपमानित किया। अब देखो बच्चों, अब गोल में सम्मेलन देख लीजिए आप लोग। गोल में सम्मेलन लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में संपन्न हुए थे। 3 हुए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1930 से लेकर दिसंबर 1930 तक हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1931 से जनवरी 1932 तक हुआ। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 से दिसंबर 1932 तक हुआ। बच्चों, क्योंकि गांधी इरविन समझौते के बाद महात्मा गांधी एस राजपूताना, ध्यान से सुनना, एस राजपूताना
नामक जहाज से लंदन पहुंचे। एक सिविल सर्विसेज की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि गांधी जी किस जहाज से लंदन पहुंचे, तो गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से लंदन पहुंचे। और गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन में गए थे, एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में। यहाँ पर क्योंकि सभी जितने भी सांप्रदायिक लोग थे, यानी अल्पसंख्यक और एंग्लो इंडियन, स्त्रियों के नेता, नारी नेता, पंजाबियों के नेता, हरिजनों के नेता अंबेडकर साहब, सादात पूर्ण सिंह पंजाबियों के नेता, एनी बेसेंट स्त्रियों की प्रतिनिधि थी, नारी प्रतिनिधि थी, है। और इस प्रकार से अलग अलग प्रतिनिधियों के नेता वहां पहुंचे और सभी की अपनी अपनी मांगे थी, लेकिन राष्ट्रीयता की बात कोई नहीं कर रहा था। अतः गांधी जी ने जब ये देखा, ये सुना, तो उन्हें बड़ी निराशा हुई और बिना किसी ठोस निर्णय के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो गया। इसी समय फ्रैंक होरेस नामक एक ब्रिटिश पत्रकार ने गांधी जी के बारे में लिखा था कि एक आध नंगा फकीर लंदन की सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जा रहा है। इस प्रकार का स्टेटमेंट फ्रैंक होरेस ने दिया था। तो गांधी जी जब भारत में लौटे तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। इस प्रकार से गांधी जी ने जनवरी 1932 में पुनः जो है असहयोग समन्वय आंदोलन प्रारंभ कर दिया। और इस प्रकार से समन्वय आंदोलन में जब उत्साह नहीं दिखा तो गांधी जी ने समन्वय आंदोलन को वापस ले लिया 1932 में ही। बच्चों, आज इतना ही टॉपिक रहेगा, कल फिर देखा जाएगा, अगले दिन इससे आगे का पढ़ाया जाएगा। आज जो है इसमें एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन ऐसा प्रतिनिधि था, क्योंकि हमने कल बताया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लिया। उनका नाम था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो कि हरिजनों के उसमें रहे। इसी के साथ समन्वय आंदोलन के साथ ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को मतलब छोड़ने की जो नीति चलाई थी उसमें और आगे कदम बढ़ाया। क्या कदम बढ़ाया? उन्होंने अब हिंदुओं को ही छोड़ने का कार्य किया। यानी अभी तक एंग्लो इंडियन अल्पसंख्यक थे, पंजाबी अल्पसंख्यक थे, मुस्लिम अल्पसंख्यक थे। अब उन्होंने हरिजनों को भी अल्पसंख्यक मानकर, यानी सांप्रदायिक पंचायत, प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की 1932 में, जिसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने हरिजनों को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया। गांधी जी इस बात से परेशान हुए, अतः उन्होंने पूना में जो अनशन किया। गांधी जी जेल में थे, पूना की जेल से ही उन्होंने अनशन प्रारंभ कर दिया। अंत में अन्य नेता मदन मोहन मालवीय और अन्य नेताओं के सहयोग से श्री राजगोपालाचार्य, मदन मोहन मालवीय आदि के सहयोग से अंबेडकर साहब और गांधी जी में एक समझौता हो गया, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें यह स्वीकार किया गया कि हरिजन जो है अल्पसंख्यक वर्ग में नहीं आएंगे, उन्हें एक विशेष प्रकार से आरक्षण दिया जाएगा। प्रांतीय विधानमंडलों में उनकी जो है 71 सीटें बढ़ाकर, यानी जो हिंदुओं को सीटें दी गई थी उनमें 71 से बढ़ाकर 147 तक हरिजनों की कर दी गई और उन्हें जो है 18% केंद्रीय विधानमंडल, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में स्थान दिया गया।
इस प्रकार केंद्र में भी स्थान मिल गया हरिजनों को और प्रांत में भी स्थान मिल गया। इस प्रकार से एक और फूट होने से बच गई, जो कि एक फूट हो चुकी थी हिंदू मुसलमानों के बीच में, लेकिन हिंदुओं के बीच में फूट होने से बच गई। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त होता है। बच्चों फिर कल देखेंगे अगला टॉपिक।